सर शायद से हमने 7 तक तो कर लिए थे, उसके 7 तक कर लिया ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। और मेन इसमें लॉजिकली डिस्कशन ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ वर्किंग तो आपको मैं दे दूंगा, है ना। 1-2 क्लासेस में आपको मैं इसकी वर्किंग पूरी दे दूंगा लिख करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसमें कह रहे थे कि 1-1 की बात है ना, एक की अगर एक इमेज है तो क्वेश्चन 6 का 7 का मुझे ध्यान है सेकंड पार्ट डिस्कस नहीं हो पाया था। मुझे कोई जो मेरी मेमोरी काम कर रही है सेकंड पार्ट रहता था, है ना। फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तो एक बार हम इसके सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, और पेज है आपका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11। चलिए फिर मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप दें, एक बार डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर पेज 11 पढ़ते हैं। और एफ आर टू आर, हाँ जी, आर का मतलब आर टू आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हाँ जी, इस आर टू आर का मतलब क्या हो गया हमारा? एफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। तो इसमें सेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आंसर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं सेट के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने कहा वर्किंग से ज्यादा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत मायने रखता है ना। तो डोमेन क्या है इसका यहाँ पर? रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है यहाँ पर आपका? रियल नंबर, है ना। और जो आंसर बन के आएंगे वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाती है ना। तो इसको देखते ही इसमें क्या क्या पूछा था पहले ये भी पढ़ लेते हैं। ये क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, है ना। नाम तो सबको याद होंगे ना। 1-1 का मतलब क्या होता है हमारा? इंजेक्टिविटी, और ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिविटी, और 1-1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिविटी, यानी कि 3 चीज चेक करवा रहा है। तो पहले लिख भी देता हूँ, हमें 1-1 चेक करना है, हमें ऑन टू चेक करना है, और हमें देखना है कि क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सीधी बात है वो बाइजेक्टिव बन जाता है ना। छवि आपको क्या लग रहा है? इसको देखते ही एक आइडिया में आपको आ गया होगा कि ये 1-1 होगा या नहीं होगा। आपका ऐसा तो आपके हिसाब से 1-1 होगा या नहीं होगा? 1-1 होगा। हाँ जी, कृतिका और स्नेहा आप बताएंगे कि 1-1 होगा या नहीं होगा? आंसर चेंज कर रहे हैं ये, क्या कह रहे थे? नहीं होगा। होगा, आपका होगा। हाँ जी, कृतिका और स्नेहा आप आंसर बता सकते हो कि ये आंसर 1-1 होगा या नहीं होगा? होगा सर नहीं होगा 1-1। ये 1-1 नहीं होगा सर क्योंकि अगर x स्क्वायर की क्योंकि जगह में यहाँ -2 रियल और नंबर है। +2, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं a1 लूंगा तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो गया? 2। और अगर मैंने f-1 लिया तो क्या आएगा? 1 + 1 + 1 का होल स्क्वायर, और आंसर तो इसका भी 2 ही आ गया। तो ये 1-1, हाँ उदाहरण, हाँ एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ था? स्क्वायर। और सेट किसका था? रियल नंबर का। अब इसे +1 भी आएगा, -1 भी आएगा, बट आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं 2 लूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 5। और -2 लूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 5। तो यानी कि 1 का आंसर भी कितना हो गया? 2। और -1 का आंसर भी क्या हो गया? 2। ये तो कौन सी कंडीशन बन गई? मैनी 1। तो ये 1-1 है नहीं। तो सीधा तो बाइजेक्टिव तो वैसे भी नहीं होने वाला। और इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो 1-1 ऑन टू तो ये नहीं होने वाला है। इसको देखते ही पता चल गया कि 1-1 ऑन टू तो नहीं होने वाला, मगर मतलब बाइजेक्टिव नहीं होने वाला। अब हम चेक किस में करेंगे इसकी? ऑन टू, मतलब सर्च एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सर्च एक्टिविटी के बारे में बहुत जल्दीबाजी में आंसर ना लिखें आप। तो सबसे पहले क्या लिखें? लेट f(x) = y। तो y = कितना हो गया? 1 + x², यानी कि x² की वैल्यू कितनी हो गई? y-1। तो x की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट के अंदर y-1। अब सोचना शुरू करें, पहले एकदम ना सोचें, है ना। पहले सोचोगे तो नहीं इतना सोच पाओगे ज्यादा अच्छे से। अब सोचना बहुत आसान है कि y की वैल्यू क्या लगाने वाला हूं मैं यहाँ पर? रियल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू रियल नंबर लगाऊंगा तो क्या हर बार आंसर एक रियल नंबर ही आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, ये कह रहे नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप क्यों नहीं आएगा? ये तो सोचो क्यों नहीं आएगा। हाँ जी, आपका क्या आंसर है? ऑन टू होगा या नहीं होगा? कोई सजेशन दीजिए अपने यारा, क्या आंसर ऑन टू है या नहीं? ये विशेष तो कह रहे हैं ऑन टू नहीं है। सर नहीं है। अब कोई एग्जांपल बताना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ना बताइए कि क्या रीजन है कि ऑन टू या नहीं आपने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। y की वैल्यू 0 भी ले लो तो भी -1 आएगा। -1 रियल नंबर बिलोंग नहीं करता। और -2 ली तो क्या हो गया? -3। और अंडर रूट के अंदर -3 रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
तो यानी कि इसकी हर एलिमेंट की इधर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि y के केस में रियल नंबर है, रियल नंबर तो -3 होता है, बट √-3 रियल नंबर नहीं होता है, यानी कि इसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करने वाली, तो ये ऑन टू नहीं होने वाला। इसका फाइनल आंसर ये लिखा हुआ है, एक बार चलो यही विशेष चेक कर लेंगे जरा, देखेंगे इसका आंसर क्या है। 1 1 नहीं है, ऑन टू यही है, 1 1 नहीं है और ऑन टू भी चलिए नहीं है। आंसर चेक कर लिया है ना, ये ना सही ने आंसर चेक कर लिया है। हाँ चेक करो, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। कितने का समझ आ रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें आपको? हाँ सर आ रहा है। चलिए फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग पर भी मैंने डाल दी है क्लास को, तो थोड़ा और आप बाद में भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। थोड़ा देखिए लॉजिकली सोचने वाला चैप्टर है, चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा थिंकिंग चाहिए होती है। और जैसे कहा मैंने, कुछ अभी आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन कराने का, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन भी कराएंगे, जो थोड़ा ज्यादा इसमें सोचना पड़ता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी हैं, वो भी कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 11। एक एफ है, मगर ध्यान रखना ये जो इसमें एलिमेंट है ना वो पेयर के फॉर्मेट में है, ए क्रॉस बी, यानी कि पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है। यहाँ राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसका जो पेयर है वो बी क्रॉस ए है, यानी कि एक तरीके से यहाँ अगर 1,2 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी उसकी इमेज, बिल्कुल सही है ना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो बी में था 2 वो पहले आ गया, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर 2,1 बन जाएगी। अगर कोई एलिमेंट में सपोज करो 2,4 ले रहा हूँ तो इसकी इमेज क्या बनेगी? हाँ ये सही समझ आ रहा है ये नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में, दूसरा एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में, उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। इसी पर हम इसको जस्ट करके आंसर देंगे, है ना, सच दैट इसमें कंडीशन भी दे रखी है कि जो एफ ए बी है वो क्या है, बी कॉमा ए के बराबर है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर है तो उसका जो इमेज है, मतलब एक तरीके से एफ यहाँ 1,2 है तो इसकी इमेज क्या बन गई, एक तरीके से 2,1, यानी कि इसका आंसर जो है उल्टा हो रहा है, कह रहे हैं साफ साफ कंडीशन दे रखी है। अब ये कह रहे हैं इस, और देखो ये है, मतलब एक तरीके से आंसर तो हमें दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि ये क्या है हमारा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है हमारा, हाँ 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो नहीं आंसर तो दे रखा है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा हल्का सा इसका लॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं। 1 1, क्या आप ऐसा हो सकता है कि दो का आंसर सेम हो, तभी तो मैनी 1 बनेगा, नहीं तो 1 1 तो है ही, 1 1 तो है ही, नहीं तो ऐसी कंडीशन है तो मैनी 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट है सपोज करो 2,3, तो इसकी इमेज क्या बनेगी यहाँ पर 3,2। अब यहाँ पर 2,3 होगा जब तो इमेज 3,2 बनेगी, अरे 2,3 का तो फिर तो ये एलिमेंट हो गया, फिर तो हम कहते हैं दो लाइन बनेंगी नहीं, अगर 2,3 ही है तो फिर तो एक ही लाइन बनेगी ना एक तरीके से। तो आप कोई ऐसा एग्जांपल दो, यहाँ पर ऐसा कोई एयर पेयर बता सकते हो कि जिसका आंसर 3,2 आए बट यहाँ डिफरेंट हो, क्या कोई ऐसा नंबर बता सकते हो, ऐसा कोई पेयर बना सकते हो? नहीं बन सकता है ऐसा, है ना, क्योंकि 2,3 की इमेज 3,2 ही बननी है। अगर यहाँ पे मैंने सपोज करो 5,6 ले, अरे 5,6 की इमेज 3,2 बन ही नहीं सकती, क्योंकि एलिमेंट उल्टा ही तो होने केवल, तो कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज यूनिक इमेज इन, every element in domain has unique image in codomain, hence it is 1 1, यानी कि यूनिक इमेज होने की वजह से है ना, इसकी इमेज जो है यूनिक ही बनेगी, तो ये 1 1 वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें अभी? अब थोड़ा उल्टा सोच के देखो यार, सिर्फ थिंकिंग है थोड़ी सी बस इसमें, है ना, कि यहाँ पर कोई भी पेयर मैंने ले लिया, सपोज करो 6,10, कुछ भी पेयर ले लो, है ना, जो तो पहला एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा, 6 किसमें बिलोंग करेगा, बी में, दूसरा एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा हमारा, ए में, तो क्या इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट होगी नहीं होगी? तो सीधी सी बात है कि 10 ए में है और 6 किस में है, बी में है, तो एक तरीके से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10,6 ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा ही करेगा, यानी कि हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, कोई ऐसा स्थिति है ही नहीं जिसमें प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि उसका उल्टा ही तो हो रहा है, तो जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा यहाँ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
क्योंकि पहला एलिमेंट बी में है, दूसरा ए में है, तो ये 10 इधर आ जाएगा, 6 इसमें चला जाएगा, यानी कि हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट भी करेगी, और प्री इमेज एग्जिस्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी बन जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ये ऑन टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई। इस तरह से एग्जांपल लेके आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? हाँ यार, आप थोड़ा समझ में आया आपके? थोड़ा सा नहीं कि हर किसी की एक यूनिक इमेज होगी और हर किसी की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, और आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि शो करना था बाइजेक्टिव है। हाँ, छवि आप लोग सुने जाते हो, तो दिक्कत है बताओ। देखो कभी देखो आपको मेरी बात को गलत साबित करना होगा, ऐसे अगर कोई बात है तो आपको बताना होगा सर ऐसा होगा तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप जो बात कह रहे हो सही कह रहे हो, और ऐसा कोई एग्जाम्पल इसमें आप देना चाहते हो दे सकते हो ना, बता सकते हो अगर कोई ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा कोई एग्जाम्पल इसमें आएगा ही नहीं है ना। हर किसी की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी और हर किसी की एक यूनिक इमेज भी आएगी, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, 1 1 भी और होगा, ऑन टू भी, है ना। चलिए क्लियर है मेरी बात, तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद आंसर दें इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप खुद दें और बहुत आराम से दे सकते हैं। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है इसका आंसर दे पाना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना। सेट किसका है हमारा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर इन्होंने फंक्शन की कंडीशन डिफाइन कर रखी है, एफ एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, n प्लस 1/2, यहाँ पर कितना है n/2, मगर कब, जब n इज क्या है यहाँ पर ऑड। ये कंडीशन कब है, जब n इज क्या है यहाँ पर हमारे पास इवन, है ना, n हमारा इवन है, और सेट हमारा किसका है, नेचुरल नंबर का है, और n बिलोंग्स टू कर रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर ही रखा है, सेट भी हमारा नेचुरल नंबर के लिए है। स्टेट दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, शो करने वाला नहीं है, चेक करना है, एक तरीके से हमारा चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। हाँ, ये बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 1 वाली और ऑन टू वाली, है ना। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप बताओ जरा कि 1 1 ऑन टू, पहले 1 1 की बात करें, है ना, पहले सीधी सी एक चीज सोचो, एक सोच रहे हैं हम किसके बारे में, 1 1 के बारे में सोच रहे हैं कि 1 1 का आंसर यस या नो, क्या लग रहा है। दोबारा समझाते हैं, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड क्या है, नेचुरल नंबर, जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लेके चलेंगे, जब नेचुरल नंबर में हम ऑड लेके चलेंगे ना तो हम ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे, जब इवन लेके चलेंगे तो हम ये वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हमें चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, यानी कि 1 1 वाली कंडीशन और ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 1 1 का मतलब हर बार आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एक का आंसर एक आ रहा है तो ही क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, नहीं तो वो 1 1 नहीं है, मैनी 1 बन जाता है। अब आप बताइए 1 1 है या नहीं, क्या लग रहा है आप, मतलब एक का आंसर एक ही आना चाहिए, ऐसा ना हो कि दो का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये मैनी 1 बन जाएगा, है ना। ये वाली कंडीशन मैनी 1 की, ये वाली कंडीशन किसकी है, 1 1 की है। अब आप बताओ कि 1 1 है या नहीं। यस, ये कह रहे हैं सर 1 1 नहीं होगा, ये स्नेहा कह रहे हैं 1 1 नहीं है। छवि आपका आंसर नहीं है, और कृतिका आपको सजेशन देना चाहोगे थोड़ा सोच के से कि 1 1 होगा या नहीं होगा, और है या नहीं है, हाँ सोचो थोड़ा सोच के बताओ जरा। और बहुत आसान है, मतलब ये इसमें ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बहुत ज्यादा डिफरेंट नंबर नहीं सोचने, आप इनिशियली सोचेंगे ना तो ही आंसर पता चल जाएगा कि ये 1 1 है या नहीं है, बहुत आसान है सर क्योंकि अगर हम 3n और नंबर लेते हैं तो 3 + 1/2 2 हो जाता है, और 4 इवन लेते हैं तो उसमें भी 2 ही आएगा आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परफेक्ट। देखिए n की वैल्यू हमने 1 ली, यहाँ पे n की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो पहले होता फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला, है ना। फंक्शन कौन सा यूज होगा, 1 के लिए ऊपर वाला, तो एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 क्यों यूज करा, क्योंकि n यहाँ पर ऑड है, इसलिए फंक्शन हमने ये वाला यूज किया। n की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पर 1 ली, तो क्या हो गया 1 + 1/2, यानी कि 2/2 आंसर क्या आ गया 1,
तो यानी कि 1 का आंसर भी क्या आ गया, 1 ही आ गया। बात क्लियर है मेरी? हाँ, अब क्या हो गया, बस यही तो सोचना था। ये आप थोड़ा सा मैं इसलिए आपके हाँ F2 यानी कि इवन, और इवन में फंक्शन कौन सा होगा, n/2, यानी कि क्या होगा एक तरीके से 2/2 यानी क्या हो गया 1। अरे 2 लिया तो भी आंसर क्या आ गया, वापस 1 आ गया। यानी कि 1 का आंसर भी 1 है और 2 का आंसर भी 1 है। तो 1 1 वाली कंडीशन को इसने फेल कर दिया। क्या ये 1 1 है, नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी होगा, नहीं होगा, कह सकते हैं ना। मगर मैं क्वेश्चन को यही खत्म नहीं कर रहा। क्वेश्चन तो वैसे लॉजिकली देखा जाए तो बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है ना। मगर मैं क्वेश्चन को और फर्दर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कि ऑन टू का आंसर आपको देना है या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब या तो है या नहीं है। और आप जरा सोच के आंसर बताएंगे कि ऑन टू का आंसर यस होगा या नो होगा, है ना। और बहुत जल्दीबाजी में भी आंसर ना दें, थोड़ा सोचें, लिखें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, चलिए विशेष आपका कह रहा है नहीं होगा, और सभी भी कह रहे हैं नहीं। चलो अभी आंसर इन्होंने फाइनल नहीं है। हाँ, ये स्नेहा और कृतिका, आप कोई आंसर देना चाहेंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा? सर सर ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा, होगा सर होगा होगा ऑन टू होगा। इसका आंसर ऑन टू के केस में आंसर आएगा इसका ट्रू। कैसे, देखो लॉजिकली सोचना है कैसे मैंने आंसर दिया। ट्रू, मैं बहुत जल्दीबाजी नहीं करता, मैं कहता हूँ आराम से दो, चलो थोड़ा सोच के दो, मगर सोचो तो सही, है ना। बात है, सोचो तो सही। कैसे, अगर मैंने 1 लिया तो आंसर क्या था 1, 2 लिया तो आंसर क्या था 1, और मैंने इसके बाद 3 लिया तो 3 क्या हो गया, 3 + 1/2, यानी कि आंसर आ गया 2। यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। यानी कि डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट करते चले जाएंगे और यहाँ नेचुरल नंबर आते चले जाएंगे। यानी कि हर नेचुरल नंबर एक इमेज बनेगा, क्योंकि आउटपुट जब नेचुरल नंबर आ रहे हैं और 1 भी आ रहा है, स्टार्टिंग 1 से होती है, और राइट हैंड साइड सेट भी किसका है, नेचुरल नंबर का है। तो यानी कि हर नेचुरल नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, और प्री इमेज जब एग्जिस्ट करेगी तो ऑन टू का आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये ऑन टू बनेगा। दोबारा सुनो जरा, मैंने कहा 1 लिया तो आंसर क्या आया, 1 आया, फिर 2 भी आंसर आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो आउटपुट नेचुरल नंबर आते आ रहे, नहीं आते आ रहे। जब आउटपुट इमेज बन रही है नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर की प्री इमेज भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो जब इमेज बनना है नेचुरल नंबर, तो यानी कि एक तरीके से हर नेचुरल नंबर की प्री इमेज भी तो एग्जिस्ट कर रही है। वो 1 1 और मैनी 1 का चेक करने का तरीका होता है। ऑन टू और इनटू कैसे चेक करते हैं, अगर एक भी एलिमेंट मैं कहूँ जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इनटू कहूंगा, और हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो मैं ऑन टू कहूंगा। वो 1 1 मैनी 1 अलग तरीके, वो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। हम कहते हैं यहाँ तो 1 1 में ऑन टू होगा या 1 1 में इनटू होगा, या मैनी 1 में ऑन टू होगा या मैनी 1 में इनटू होगा। 1 1 तो हमने डिसाइड करा कि 1 1 नहीं है, क्यों, क्या बन गया था, मैनी 1 बन गया था। वो बात खत्म हो गई, वो स्टेप एक तरीके से हम कहते हैं क्लोज हो गया एक तरीके से हमारे लिए। अब हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इमेज बनेंगे या नहीं बनेंगे। बन रहे हैं भाई नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर की कुछ और कर देता, सपोज करो, तो बहुत सारे नंबर छूट जाते इसमें। अगर मैं इंटीरियर कर देता तो माइनस भी होते, माइनस का भी इमेज बनेगी नहीं इसमें। इमेज बनना इस रूप से हुई है तो फिर वो ऑन टू ना होकर क्या करता, इनटू कहलाता। अगर यहाँ पर जो इमेज है वो नेचुरल नंबर ही बन रही है और राइट हैंड साइड का सेट भी नेचुरल नंबर है, यानी कि हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो इमेज बन रही है तो उसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। बात क्लियर है मेरी नहीं? तो यानी कि ये ऑन टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसको हम मैनी 1 ऑन टू। इसका फाइनली आंसर मैनी 1 ऑन टू बनेगा। बात क्लियर है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सेट पर बहुत डिपेंड करता है। सेट नेचुरल की जगह कुछ और कर देता तो यही आंसर फेल हो जाता है ना, फिर ये ऑन टू नहीं होता। क्योंकि अगर माइनस है तो माइनस तो इमेज ही नहीं बन रही, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है? 1 1 मैनी 1 को एक तरफ से सोचो, ऑन टू और इनटू का लॉजिक एक साथ सोचो, है ना।
उसको अलग डिवाइड करके सोचो, उसका उससे आपस में लिंक नहीं है कोई, पर हाँ कंबाइन कर देते हैं बस बात में, है ना। चलिए खैर ये भी शायद समझ में आ गया हुआ है ना। बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैं जैसे कह रहा हूँ लॉजिक वाइज हमारा चैप्टर खत्म होने की तरफ, बस लॉजिक इसमें यही है, बाकी और भी जो भी क्वेश्चन को हुए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, और ये लॉजिक वाइज केवल यही चल रहा है सारा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10, फिर जरा सोच के आंसर देना है। पहले ए सेट है और जो क्या है एक तरीके से r माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में 3, और जो बी सेट है वो क्या है r माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में 1। पहले तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं -1 और -3, क्या मतलब क्या है इसका। सर और ए सेट में रियल नंबर्स है 3 को छोड़ के, और बी सेट में रियल नंबर्स है 1 को छोड़ के सारे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। fx इज इक्वल टू कितना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज, मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया, हमें चेक करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है, 1 1 है और ऑन टू दोनों ही लॉजिक हमें क्रॉस चेक करने हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है ना। हाँ जी, ये बात तो आपको समझ आ गई। छवि क्या करना चाहते हैं r माइनस का मतलब, यानी कि हम जो डोमेन है, ये क्या है हमारा डोमेन और बी क्या है हमारा को डोमेन, इसमें हम सब कुछ ले सकते हैं बट 3 नहीं ले सकते। r माइनस सी का मतलब सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर ही होता है, और उसमें हम 3 नहीं ले सकते। और राइट हैंड साइड में हम क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। अब तुम बता सकते हो, 1 की तो बाद में डिस्कस करेंगे, ये 3 को क्यों स्किप कर रहे हैं इसमें से। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, क्लियर आपको ये बात सही है ना, कि अगर डिनोमिनेटर को हमने 3 ले लिया तो डिनोमिनेटर ही 0 बन जाएगा, यानी फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड को हटाने के लिए इन्होंने 3 पहले से हटा दिया है ना, तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि 3 हम नहीं ले सकते है ना, ये तो 3 की बात खत्म हो गई। अब बात आ रही है 1 1 और ऑन टू को हमें चेक करना है, और सेट हमारा रियल नंबर का है, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, तो फिर भी थोड़ा सा चेक करके देखेंगे जरा कि अगर मैं f1 की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा 1 - 2 - 1 1 - 3 - 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 1/2। क्या देखें यार आप, कोई दो आंसर सेम आ सकते हैं कि कभी, तो ये चेक करेंगे या फिर वर्किंग से चेक करेंगे फिर हम इसको, है ना। अगर बात करते हैं f -1 की, है ना, -1 तो ले सकते हैं ना भाई, क्यों 3 तो डर है, x वाली -1 भी ले सकते हैं, यानी कितना हो गया -3 -1 -3, यानी कितना हो गया -4, यानी कि आंसर क्या आ गया 3/4, और हर बार एक डिफरेंट आंसर ही आ रहा है, तो चांस क्या लग रही है इसकी हमारी 1 1 होगा ये। और फिर भी एक हमारे पास वर्किंग चेक करने का भी तरीका है, कि वर्किंग कैसे चेक करते हैं, हम लेके चलते हैं दोनों इमेज क्या है सेम है, और क्या दिखा देते हैं बाद में, क्या आते हैं आपस में इक्वल, अगर fx1 और fx2 यानी कि दो इमेज सेम है, तो हम क्या लेके चलते हैं दो इमेज सेम है, यानी कि दो इमेज हमारी fx1 fx2 सेम है, अगर वो दोनों भी सेम है तो दो लाइन नहीं बनेंगी, एक ही लाइन बनेगी, है ना, फिर दो लाइन नहीं बनेगी एक लाइन बनेगी, यानी कि दो इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो वो उन को प्रोसीजर होता है इसका वर्किंग दिखाने का। तो एक बार वर्किंग से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बता सकते हो fx1 क्या बनेगा x1 - 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा x1 - 3, fx2 की बात करें तो x2 - 2, और यहाँ से x2 - 3, और क्या करेंगे अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 - 2 x2 - 3 x2 माइनस का 2, और यहाँ से x1 - 3 मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 प्लस का 6, और देखो x1 x2 से खत्म हुआ, अगर x1 और x2 देखो +6 से +6 भी खत्म हो गया। अब देखना 3x1 और माइनस का यानी कि क्या हो जाएगा -x1, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -x2, और माइनस से -1 भी खत्म, यानी कि x1 बराबर x2। अब 100% सिक्योर हो गया, ये 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। अच्छा समझ आई नहीं लॉजिकली क्या करते हैं fx1 बराबर fx2 ऊपर देखते हैं, और दो इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो यानी कि ये इसने अब बिल्कुल 100% हो गया, ये 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। क्लियर है।
हाँ जी, आप उसका क्या चेक करेंगे हम इसमें ऑन टू। हाँ जी, बता सकते हो कि ऑन टू कैसे स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ऑन टू का मतलब हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये इतना बड़ा नंबर सिस्टम है रियल नंबर, तो इसको थोड़ा प्रोसीजर से भी चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या करते हैं इसके लिए ऑन टू चेक करने के लिए हमें बताएंगे ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑन टू को चेक करने के लिए, ऐसे नहीं चेक कर पाते जल्दी। क्या करेंगे सबसे पहले हाँ वो तो है ही, और उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम एफ एक्स को क्या पुट करते हैं वाई, और एक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं वाई के टर्म में। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, और यहाँ से एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस का थ्री वाई, और यहाँ से एक्स माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से वाई माइनस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन। अगर y की वैल्यू 1 है तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। हाँ जी, y की वैल्यू 1 लगती क्या हो गया फंक्शन नॉट डिफाइंड। हाँ, आप बता सकते हो ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, इसलिए आपका क्या कहना है ऑन टू होगा या नहीं होगा ये? ये हाँ 1 नहीं रख सकते, अरे इसीलिए तो इन्होंने दिया है ये बड़ी प्लानिंग करके दिया है r माइनस वन। क्यों? अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो फंक्शन ही क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मगर y की वैल्यू तो मैं 1 पुट ही नहीं कर सकता। y के अलावा 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा ना, ये आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा निकल करके। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो, अरे रियल नंबर में तो बिलोंग करेगा ही करेगा ना। केवल y की वैल्यू 1 के लिए दिक्कत थी और 1 हम पुट नहीं कर सकते, यानी कि ये आंसर क्या करेगा एक रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। और जब रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो ये ऑन टू वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है इसने। समझ आया कुछ नहीं आया मेरी बात ये? अच्छा थोड़ा सा अगर मान के चलो ये आंसर ऐसे आ जाता कि अंडर रूट के अंदर थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, और मैं कहता y की वैल्यू ये है r माइनस वन, तो क्या हर किसी के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर दी? अब नहीं करती। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिससे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इसके अंदर कई वैल्यू ऐसी होंगी जिससे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर बिलोंग नहीं करता, तो ये आंसर ऑन टू का फेल हो जाता। मतलब फिर क्या कहना है बार बार कि इसमें प्रेजेंस ऑफ पॉइंट बहुत मायने रखती है ना। केवल y की वैल्यू 1 के लिए दिक्कत थी, बाकी ये हमेशा एक रियल नंबर बनाएगा ही बनाएगा, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, इसलिए ऑन टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या है हमारे पास आंसर इसका क्या है फाइनली, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। एक बार देखेंगे यार आंसर इसका 10th का यही है क्या 1 1 एंड ऑन टू? हाँ रूट टू बोले और बाहर माइनस एक मिनट मैं लिख दूंगा यार, पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं यार, फिर मैं थोड़ा आप जो कहोगे वो लिख के बताऊंगा आपको, है ना। एक बार देखेंगे आंसर ये क्या इसका 1 1 ऑन टू? यस सर। चलिए आंसर भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। हाँ यार अब आपके समझ में आया थोड़ा ये लॉजिक जो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर? वापस बता सकते हैं क्या? हाँ वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, चलो समझ में आ रहा। ये डोमेन क्या है r माइनस थ्री और को डोमेन क्या है r माइनस वन, यानी कि हम सब कुछ ले सकते हैं रियल नंबर बट 3 नहीं ले सकते, और राइट हैंड साइड में सब कुछ ले सकते हैं बट 1 नहीं ले सकते, है ना। और फंक्शन ये था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, मगर 3 होने पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता, बट हम 3 नहीं ले सकते। 1 1 को प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलो, और फाइनली अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो 1 1 प्रूव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एफ एक्स वन लिया, ये एफ एक्स टू लिया, यानी कि x की जगह क्या कर दिया x1 fx1 हो गया, x की जगह x2 कर दिया तो क्या हो गया fx2, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर क्या आ गया x1 और x2, तो हेंस इट इज 1 1, यानी कि दो इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो 1 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये बात पहले आपको समझ आई है 1 1 वाली? सर ये आपने इक्वेशन को बस फिर आपने ओपन करा है इसमें? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 3x1 2x2 प्लस का 6, यहाँ x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस का 6, और सब कट कटा के क्या आ गया x1 बराबर x2, और दो इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम है, तो 1 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये बात क्लियर है मेरी आपको? तो सर ये कोई प्रॉपर्टी होती है? हाँ ये फॉर्मेट होता है 1 1 को प्रूव करने का, है ना, मगर प्रूफ से ज्यादा नंबर सिस्टम भी बहुत ध्यान रखना। बाकी 1 1 को प्रूव करने का तरीका ये होता है कि हम क्या लेके चलते हैं fx1 बराबर fx2, और उसके बाद अगर सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ये कंडीशन किसकी बन जाती है हमारी
1 1, ये 1 1 को प्रूव करने का तरीका होता है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं 1, है ना। क्लियर है मेरी बात? ये 1 1 वाली लॉजिक के। और ऑन टू के लिए मैंने क्या करा, fx को y माना, fx को y माना और x की वैल्यू y के टर्म में निकाली। y की वैल्यू 1 लगाते ही फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता, और मैं y की वैल्यू 1 नहीं ले सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो राइट हैंड साइड है वो r-1 है, यानी कि y की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता। अगर y की वैल्यू 1 ना पुट करके मैं कुछ भी पुट करूं, ये हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कुछ होने पर रियल नंबर नहीं होता है नेगेटिव होने पर, और ये रियल नंबर ही आएगा क्योंकि अंडर रूट है नहीं, डिनोमिनेटर 0 बन नहीं सकता, तो ये आंसर हमेशा एक रियल नंबर को ही देगा, यानी कि हर किसी की इंक्रीमेंट भी एडजस्ट करेगी, हेंस इट इज ऑन टू भी होगा। मेरी बात क्लियर है मेरी आपको? तो सर इसमें मतलब x की वैल्यू 0 भी आ सकती है? हाँ, कुछ भी आ सकती है ना। Yes, यहाँ पर है राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्या है r-3, यानी कि 3 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, है ना। और अगर आप पुट करेंगे एक तरीके से 1 को छोड़ के, तो हर किसी की प्रीमियम एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, है ना। ये इसका लॉजिक था बेसिक। तो सर इसमें हमने a वाला जो r-3 है, तो सर ये y है या x है? ये x है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना a, मैं अगर थोड़ा डायग्राम से इसको लिखूंगा ना, तो डायग्राम से इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखता, मैं आपको डायग्राम से बताया थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, f(a)(b), यानी कि ये a है और ये b है। इसमें जो डोमेन है वो क्या है, r- कर्ली ब्रैकेट्स में 3, और राइट हैंड साइड की बात करें तो r- कर्ली ब्रैकेट्स में 1, ये चीज है एक तरीके से। और इसमें सब कुछ है, पर 3 नहीं ले सकते, राइट हैंड साइड में सब कुछ ले सकते हैं बट 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 अगर हमने LHS में लिया, x की वैल्यू 3 ली तो भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और RHS में अगर हमने y की वैल्यू 1 ली तो भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए इन्होंने नॉट डिफाइंड वाले केस पहले ही हटा दिए। तो सर बेसिकली a x है, b y है। हाँ बिल्कुल सही है, LHS जो है ना, LHS a है वो x होता है, जो RHS है वो y होता है, फंक्शन होता है fx कह दो या y कह दो एक ही बात है, माना नहीं ये fx और y एक ही बात होती है, फंक्शन ऑफ x को ही y कह देते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये तो सर मेरे को बस एक आखिरी चीज ये पूछनी थी कि अगर 3y-2 अपॉन y-1 एक मिनट लिख के बताओ इसमें कुछ क्या नहीं कहना सर, ये चाहते जो हो। आपने नीचे ही लिखा है। अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये वाली चीज? नहीं सर, इसके नीचे वाला। यस हाँ सर। ठीक है। तो सर अगर 3y-2 अपॉन y-1 इक्वल टू 3 हो गया, फिर क्या होगा? ये इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो 3 आएगी ही नहीं कभी, इसकी वैल्यू कभी 3 आएगी ही नहीं, है ना। इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं आने वाली, कुछ भी ले लो y की वैल्यू 3 नहीं आने वाली कभी, क्योंकि y की वैल्यू 3 मालूम कब आएगी, सोचना ही रहा इसमें मेरा, इसकी y की वैल्यू 3 कब बन सकती है, इसकी वैल्यू 3 कब बन सकती है, सोच के बता सकते हो? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो ये बात कह रहे हैं, ये बात भी इनकी सही है, सोच सकते हो बिल्कुल। और यहाँ से कितना है y-1, और LHS में तो 3 है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि अगर इमेज 3 बन गई तो क्या होगा, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हाँ, इसलिए आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं आने वाली। क्यों मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू 3 नहीं आने वाली? क्यों समझ आ रहा? अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 है ना, 3 × 1 - 2 अपॉन 3 - 1, यानी ये तो 0 हो गया ना, मतलब y की वैल्यू। अच्छा इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर तो, मैं सोचा था कि इसी से एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इसमें y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये आंसर कभी 3 बनाएगा ही नहीं, है ना। अब इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है। एक मिनट कर लेते हैं, एक मिनट ऐसा कर लेते हैं ना, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ यहाँ पर, 3 इज इक्वल टू कितना है, 3y-2 अपॉन y-1। यहाँ से कितना हो गया, 3y-3 3y-2, और देखिए 3y से 3y खत्म हो गया। बात समझ में वो कैसे मैंने दिमाग लगाया, मैंने y की यहाँ 3 ले लिया, मैं कहा चलो 3 वैल्यू आ रही है इसकी, और जैसे मैंने 3 लिया, अरे y 3y से 3y खत्म हो गया, क्या -3 ये तो इनवैलिड ही हो गया, ये स्टेटमेंट ही इनवैलिड हो गया, यानी कि कभी भी इसका आंसर +3 नहीं आने वाला। मैंने क्रॉस चेक किया दूसरे तरीके से, मैं 3 रखता हूँ तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है, मगर y की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिससे आंसर 3 आ जाए, क्योंकि स्टेटमेंट ही इनवैलिड है। सारी बात क्लियर है आपको मेरी? यस सर। चलिए, है ना क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, मैं कह रहा हूँ अच्छा दिमाग वाला चैप्टर है, सोचे आप उसमें जो भी दिक्कत है उसको भी पूरा क्लियर करेंगे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान है और कई क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और कराने अलग तरह के, ये चैप्टर भी हमारा खत्म होने की तरफ ही है।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर। जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा है x4 और 1 1 और 2 जो भी है 4 कैटेगरी उसमें आपको सोचना है और मैं चाहूंगा इसका आंसर आप दें जरा सोच के। हाँ जी, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है? रियल नंबर, यानी कि LHS यानी कि जो हम पुट करेंगे वो भी क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। राइट हैंड साइड जो पुट करेंगे वो भी क्या है हमारे पास? रियल नंबर। क्या लग रहा है आपको, ये 1 1 होगा या नहीं होगा? सर ये मेन इवन होगा ना? 1 1 सर होगा? अगर हम नेगेटिव भी लेके तो भी पॉजिटिव में ही देगा। नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा। साफ पता चल रहा है ये 1 1 नहीं होने वाला। क्यों? अरे 1 की पावर 4 1। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 का आंसर भी क्या आएगा? 1 और -1 का आंसर भी क्या आएगा? 1। अगर 2 लेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 और -2 की पावर भी 4 क्या आएगा? 16। ये तो साफ पता चल रहा है कि पावर इवन लगी हुई है और रियल नंबर यानी कि नेगेटिव भी होगा तो ये 1 1 नहीं होने वाला। और सर ये ऑन टू भी नहीं होगा फिर? अब ऑन टू के लिए बात करेंगे। क्योंकि ऑन टू के लिए सर हम कहते हैं नेगेटिव थोड़ा सा एलिमेंट्स आराम होएगा से ही सोचें नहीं। कि y इज इक्वल टू कितना है? x4। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालो तो x की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की पावर वन क्या बाय लिखूंगा फोर। जरा बताइए ना। हाँ मतलब नहीं, √4 नहीं होगा, 1/4 इस तरह से लिखा जाए, है ना, क्योंकि पावर 4 डिवीजन में चली जाती है ना, 1/4 5। तो अब बात आ रही है कि y की वैल्यू तो रियल नंबर भी है तो रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होगा। अब -2 का भी अंडर रूट और उसका भी अंडर रूट, ध्यान रखना एक तरीके से 1/4 का मतलब क्या है? अंडर रूट का भी अंडर रूट हो रहा है। अरे अंडर रूट ही -2 में क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स फिर हो उसका गया तो रियल नंबर से बाहर ही हो यानी कि गया। एक तरीके से हर किसी की प्रीवियस भी मतलब एक तरीके से ये ऑन टू भी नहीं होगा। चलो मैं बता देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ x की पावर कितनी है? 1/4। हाँ तो ये x की पावर कितनी है? 1/2 और होल की पावर भी कितनी है? 1/2। इसलिए मैंने 2 बार अंडर रूट लगा दिया है ना। तो ये क्या आएगा? हर बार एक रियल नंबर इस तरह का नहीं आने वाला। तो ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी हमारा नहीं है। तो ये ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। देखेंगे इसका आंसर जरा, चलो यही चेक कर लेंगे जरा। देखेंगे इसका आंसर 11th का, अच्छा 11th का, हाँ देखना इसका डी वाला पार्ट है क्या? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू है ना। चलिए फिर आगे सोचेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको, 1 2 क्वेश्चन अपने मतलब प्रीवियस पेपर्स का रिकॉर्ड है मेरे पास जो आ चुके हैं, वो 1 2 क्वेश्चन आपको अभी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर ये वाला 1 1 और ऑन टू दोनों है जी, होगा। सर ये वाला 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। चलिए कुछ आंसर बता रहे हैं। मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता अभी। मैं चाहूँगा आप सोचें यार थोड़ा सा कि fx इज इक्वल टू कितना है? 3x। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको 1 1 ऑन टू के बारे में? ये आर आपका कुछ सजेशन आया है मेरे पास। सर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। हाँ आप बताइए, आर ने कुछ अपना सजेशन दिया है कि ये आंसर होगा, है ना। तो आप बताओ जरा। हाँ जी कह रहे हैं 1 1। हाँ इसलिए आपका क्या आंसर है 1 1 को लेकर के? आर आपका आंसर है कि 1 1 है। सर और इस हाँ 1 सर 1 और ऑन टू भी है। हाँ आपका क्या बनना है विशेष? 1 1 होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, ये 1 1 है। और वैसे भी अगर वर्किंग की बात करें तो fx1 बराबर क्या लेके चलेंगे हम? fx2, यानी कि 3x1 बराबर 3x2। तो x1 बराबर x2 वर्किंग भी दिखाई होगी, यानी क्या हो गया? 1 1 तो प्रूव हो गया ना। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम? fx को y लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? y/3। और y क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो रियल नंबर नहीं होता है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो रियल नंबर नहीं होता है। अगर यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अरे y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो रियल नंबर में और 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा ही करेगा। यानी कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। और इसका आंसर ए वाला पार्ट होना चाहिए। देखेंगे ए वाला पार्ट है 1 1 ऑन टू इसका। चलिए आंसर भी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है जरा भी। चलिए अब जरा ये एनसीईआरटी के तो हम थोड़ा साइड में कर रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं
उनको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। बुक अपना रखना है रहा, मैं क्वेश्चन अपने निकाल लेता हूँ और जो आपको बहुत जल्दी मैं ग्रुप पर पूरा शेयर कर दूंगा। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं जरा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। किसकी बताओ? कंटेंट, हाँ वो मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में, आज हो नहीं पाया बस, नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का मिल जाएगा। सर अब फ्राइडे को तो टेस्ट है ना? फ्राइडे को टेस्ट है। हाँ जी, हाँ फ्राइडे को देखो मैसेज डाल रखा है, इसलिए कह रहा हूँ जो भी दिक्कत है ऑनलाइन आप मेरे को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो मैं लिख रहा हूँ, और ये मैंने कहा ना थोड़ा सा बड़े मार्क्स से क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आर एक हमारा रिलेशन है, आर यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर रिलेशन पर, और किसके लिए है, n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का ये रिलेशन है। और डिफाइन कैसे कह रहा है, a कॉमा b r, यहाँ पर है c कॉमा d, यानी कि जो रिलेशन है वो पेयर के बीच में बनना है। ये दो एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स हैं LHS में, और यहाँ c कॉमा d। अब इसमें कंडीशन है f, समझना, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा आपको। ए डी ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में a प्लस सी, यानी इस तरह से एक इन्होंने रिलेशन को डेवलप किया हुआ है। शो करना है, हमारा क्वेश्चन शो करने वाला है। जब शो करने वाला क्वेश्चन तो आंसर तो गिवन होता है क्वेश्चन में। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है, ये हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन, यानी कि इसको प्रूफ करेंगे, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ जी बताएंगे ना, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मेरे को सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्सिव। चलिए एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको याद भी रहे कि मैंने एक कैसे प्रूफ किया था। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कंडीशन ए कॉमा ए, और यहाँ तो एलिमेंट पेयर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे अगर मैंने LHS में a कॉमा b लिया तो r दूसरा पेयर क्या लेके चलना पड़ेगा, बी, दूसरा सर a पेयर कॉमा b भी लेना होगा। सेम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि a कॉमा a का मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर सभी मेरी नहीं है? नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेके चलते हैं, a कॉमा a, या क्लियर है? और यहाँ जो एलिमेंट है वो मान के चलो 1 कॉमा 2 है, वो पेयर के फॉर्मेट में है, और सेम यहाँ पे चाहिए, यहाँ भी तो 1 कॉमा 2 ही लेके चलना पड़ेगा हमें। बस में नहीं, जो यहाँ पेयर है वही पेयर यहाँ होना चाहिए। और अगर सब कुछ सही है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये वाली ये जो पेयर है वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब लिखना मत जरा समझना आएगा कैसे चेक करते हैं। इसमें जो पेयर बना रखा है उसकी कंडीशन देखना, कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई बीच वाले का सम, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई बीच वाले का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीच वाले का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम का सम। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो समझ आई नहीं? अब यहाँ पर देखना a और d, यानी एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, ए बी, बीच वालों का सम यानी कितना हो गया, b प्लस a। अब क्या करने के, RHS में मिडिल वालों का मल्टीप्लाई यानी कितना हो गया, बी ए, और एक्सट्रीम वालों का सम यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी। अब आप खुद बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? यस सर सेम है। क्या लग रहा है सभी आपको? अरे सेम है, ए भी बी है कह दो, बी प्लस ए कह दो, ए प्लस बी कह दो, ये इक्वल है, और यानी कि ये वाला पेयर क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मेरे असाइनमेंट्स में है। दूसरा क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक। दूसरे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या चेक करेंगे, उसका उल्टा बी कॉमा ए, मगर यहाँ एलिमेंट्री पेयर के फॉर्मेट में है, तो मैंने सपोज करो यही वाला पेयर ले लिया, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब यानी ये वाली इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी के बराबर तो है, ये तो हम लिख के चलेंगे। सर अभी हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं ना, चेक किसमें करेंगे हम, C कॉमा डी आर ए कॉमा बी, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहले बताओ ये समझ में आई नहीं आई मेरी है, पहले ये बताओ, छवि समझ आ गई भाई, ए कॉमा बी मतलब दो डिफरेंट पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसका उल्टा भी क्या सेटिस्फाई करेगा क्या, अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा अपनी बात को।
क्या होगा, एक्स टी मानों का मल्टीप्लाई, यानी कि सी बी ब्रैकेट में कितना हो गया, डी प्लस ए, बीच वालों का मल्टीप्लाई यानी बी सी, यहाँ से क्या हो गया डी ए, और तो यहाँ से क्या हो गया सी प्लस बी। ये चीज तो ट्रू है। अब आप चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्या ये भी ट्रू होगा, नहीं होगा? सर सही है। कैसे, एडी, ये एडी है, ये बी प्लस सी, ये बी प्लस सी है, सी प्लस बी एक ही बात है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और जब ये टू सपोज करो जो भी है एक्स और ये वाई है, एक्स और वाई इक्वल है तो वाई और एक्स भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो उल्टा हो गया है, ये दोनों आपस में ट्रू हैं मतलब इक्वल हैं, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, यानी कि क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये कौन सी कंडीशन हो गई, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये स्नेहा और आरव कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आपको क्लियर है, सभी समझाया दिया है? अब क्या चेक करेंगे इसमें हम सर ट्रांस, हाँ जी बोलो। अब सर ट्रांजिटिव में सर मेरे को एक ये पूछना था, अब जैसे सर इसमें कोई थर्ड पेयर तो है नहीं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना ट्रांजिटिव? चलिए अब मैं आपकी बात पे भी अभी आता हूँ, मतलब वो लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना है तो बेटर ये है यहाँ नीचे लिखता हूँ, आपकी बात को मैं यहाँ से लिखता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया। ट्रांजिटिव यानी कि ए कॉमा बी, हाँ बोलो बोलो आप बताओ। हाँ अच्छा, मतलब मैं अब दूसरा समझ नहीं आ रहा, पहले बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लेके चलेंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ये वाला, नहीं अब सुनो मेरी, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि हम ए कॉमा बी को ट्रू मान के चलते हैं, यानी कि इस वाले पेयर को तो हम ट्रू मान के चलेंगे। ये कंडीशन क्या है इसमें, इसको तो हम पहले अपनी तरफ से क्या मान के चलते हैं, ये तो ट्रू है, क्वेश्चन मार्क तो इसमें होता है। पहले बात मेरी समझ आई नहीं आई, ये ए कॉमा बी क्या है, ट्रू है, यानी कि वाली कंडीशन तो हम मान के चलें ट्रू है ही है, ये तो एजम्पशन है एक तरीके से, है ना, ये तो ट्रू है, चेक इसमें करना होता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो एजम्पशन है, तो मानना है हमने अपनी तरफ से, तो लिए इसमें क्वेश्चन वाली बात नहीं हो सकती कोई भी, है ना, ये तो कंडीशन है इसकी। चलिए समझ आई मेरी, अगर ये ट्रू है और जब ये दोनों चीज बराबर है, क्या ये दोनों बराबर होंगी नहीं होंगी, क्यों, बीसी देखो, बीसी ए प्लस डी, डी प्लस, अरे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अगर ये चीज इस चीज के बराबर है तो डेफिनेटली बात है, और मैं इसको आगे पीछे लिख दूं, अगर x और y इक्वल है, अगले स्टेटमेंट में y इक्वल टू x लिख दिया तो कोई गलत तो नहीं है, बात क्लियर है मेरी, समझ आ गया सिमेट्रिक। चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या लेके चलेंगे, a कॉमा b सही है और b कॉमा c भी सही है, चेक किस में करते हैं, c, चलो अब आरब इसी को डिस्कस, a कॉमा b r c कॉमा d, ये मैं ट्रू लेके चलूंगा, फिर क्या लेके चलूंगा, c कॉमा d r ई कॉमा f, इसको भी मैं सही लेके चलूंगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है मेरे लिए, a कॉमा b सही होगा ही, b कॉमा c सही होगा ही होगा। अब चेक किस में करूंगा, a कॉमा b r e कॉमा f, इसमें मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हाँ ये पहले आ रहा हूँ, आप ये जो कहना चाहते थे वो थोड़ा क्लियर हुआ नहीं हुआ मेरी बात से? सर हमने ई कॉमा एफ ही क्यों लिया? नहीं आप कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पर क्या है ना, एक पेयर ये है, ए ही है, इसको ए मान के चलो अपनी तरफ से ना, ये पेयर के फॉर्म में आ नहीं गया। सर वो मेरे को इसको समझ आ गया, लेकिन सर हमें क्वेश्चन में गिवन तो होना है कि एक और पेयर भी है। ऐसा है ना भाई, एक पेयर ए कॉमा बी है, यस बी सर। है, यहाँ सी मान के चलते, अब सी यहाँ क्या कोई डिफरेंट लेके चलेंगे ना नहीं सर वो बात मेरे को समझ आ गई आपकी कि सी एक अलग पेयर है, लेकिन सर क्वेश्चन में तो हमें केवल ए बी और सी डी पेयर्स दे गए ना सर। अच्छा नहीं देखो, वो तो एक उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, बात समझना मेरी, वो तो इन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया, अब यहाँ पे मैं ए बी सी डी की जगह ए बी ई एफ कर दूं, कुछ भी कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब उन्होंने फॉर्मेट दे दिया कि अगर दो पेयर इस तरीके से हैं तो ये कंडीशन बननी चाहिए। अब यहाँ पर पेयर तो मैं कुछ और डिफरेंट लेके चलूंगा ना, क्योंकि ए कॉमा बी ये है, बी कॉमा सी, अब सी तो मैं कुछ और लेके चलूंगा यहाँ पर, तो पेयर तो बना दूंगा ना, ये हर चीज के लिए पेयर तो नहीं बना के देंगे हमें, बात समझ ना मेरी, ये तो हम एग्जाम्पल अपनी तरफ से जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके सर, है ना, ये बनाना पड़ता है हमें। अच्छा ये चीज क्या है, ट्रू है, चलो समझ नहीं आ रहा, ये चीज ट्रू है तो क्या कंडीशन होगी हमारी, एक तरीके से अगर ये चीज हमारी ट्रू है तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये चीज हो गई ना, तो यानी कि क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है मेरे लिए जरा, है ना, इसी क्वेश्चन को ला सकेंगे जरा।
हाँ जी, क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर आपकी क्लास भी होती है। अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा एक तरीके से, बताइए ना, सी एफ ब्रैकेट में डी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, डी ई ब्रैकेट में सी प्लस एफ। इसमें भी कोई मेरे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है। ए कॉमा बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा सी भी सेटिस्फाई करता ही करता है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, आना चाहिए, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा इसका, ए एफ ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बीई ब्रैकेट में ए प्लस है, और इसमें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। ये आंसर आना चाहिए और इनकी हेल्प से आना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से लेके नहीं चलूंगा, फिर तो अपनी तरफ से भी ट्रांजिटिव मैंने बिना कुछ करे प्रूव कर दिया। पहले बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं मेरी, ये बात आ रही है? मैं थोड़ा हटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, बस पहले समझ लो एक बार जरा, फिर लिखने का काम तो कर ही लोगे। बात आ रही है कि इन दोनों से ये वाला स्टेटमेंट कैसे आएगा, उस पर फोकस करना है। अब मैं इस स्टेटमेंट को वन को क्या लिख रहा हूँ, वन को लिख रहा हूँ ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज थोड़ी यूनिक है, यहाँ तक तो आप भी कर सकते थे, और इसके बाद शायद इतना दिमाग नहीं चलेगा। बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी लिख सकता हूँ कि नहीं? ये स्टेटमेंट जो ट्रू है उसको मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर इसी स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, ये फर्स्ट लाइन ही डालना, मैं इसके बारह नाम अलग नहीं डालना मैं इसको, ये 1 कह दो या ये कह दो या ये कह दो, सब बात एक ही है। अब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, डी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन क्या हो जाएगा, सी एफ। यानी कि क्या हो गया एक तरीके से 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा नहीं होगा? जब ये ट्रू है ये भी तो ट्रू होगा ही होगा, उसी से तो बन के आया है। अब बात आ रही है मेरे को ये लेके आना है, मैंने क्या करने वाला हूँ मालूम है, इन दोनों को ऐड कर देना हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ये वाला स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, मैं इसको ऐड करता हूँ, थोड़ी सी एक लाइन हटा दी वाली, क्या इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। अब देखो इसमें क्या क्या घटा, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी गायब, 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी गायब, और इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ई प्लस बी अपॉन में कितना हो गया, बीई। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एफ। और क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करूंगा आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी। जैसे ही मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए एफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बीई ब्रैकेट में ए प्लस एफ। थोड़ा सा बीच में एक लाइन मेरे को एडजस्ट करनी पड़ी एक तरीके से, यहाँ लाइन खींच देता हूँ। यानी कि इन दोनों को जैसे ही मैंने ये लिखा और ऐड किया, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप बन के आया। ये मैंने लिखा नहीं अपनी मर्जी से, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सभी समझ में आया, मेरी बात नहीं आई? चलो तो आज हम इसी को यहीं पे एंड रखेंगे। और आपको कोई डिस्कस करना है तो हम और डिस्कस कर लेंगे, है ना। और पहले बताओ, ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का नहीं था, ये समझ में आ गया आपके? यस सर, ये तो आ गया था। चलिए सर, यहाँ क्लियर है आपको? ये यस सर। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी का नहीं है, और थोड़ा सा करने का तरीका भी थोड़ा सा यूनिक है। सपोज कर मैं आपसे कहता कि इससे ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करो, तो इतना शायद दिमाग नहीं लगा पाते आप भी कि पहले इसको ऐसे लिखेंगे फिर ऐड करेंगे तो ये स्टेटमेंट बन के आएगा, आप परेशान हो जाते हैं ना। एक बार सर क्वेश्चन 8 और 9 डिस्कस कर लीजिए। चलो, वो कुछ क्वेश्चन आप जैसे कह रहे हो मैं वो डिस्कस कर लूंगा, मगर क्लास को मतलब औरों के लिए है ना, क्लास होती है यहीं पर ही हम एंड करेंगे। एक बार आपके लिए बहुत शॉर्टली रिवाइज, छवि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं अगली क्लास में कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जो मेरे पास समय है नोट्स में मेरे पास लिखे हुए हैं, मगर उसमें हम प्रॉपर टाइम लगाएंगे। 6 बज चुके हैं इसलिए आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सोचना पड़ता है, वो क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए। और फिर उसके बाद हम
जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की मिसलेनियस छुट्टी हुई है उसे करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आपका एओडी हम स्टार्ट करेंगे। हमारी प्लानिंग होगी मिसलेनियस, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भाई साथ साथ करते रहो, टेस्ट की तैयारी जरा थोड़ा सिंसियरिटी से करें, ऐसे ही तैयारी होगी साथ साथ ना। एक साथ सोचो सब कुछ स्टूडेंट कर ले, कोई भी नहीं हो पाएगा, है ना। करते रहना, कोई दिक्कत है मेरे को मैसेज कर देना, है ना। सर मेरे यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो मतलब मैंने तैयारी तो नहीं करी, जितना आता है क्लास में उतना दे दूंगी। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ तैयारी कोई अलग थोड़ी कोई चीज पूछ रहे हैं अभी आपसे, है ना। तो यहाँ पे ही तैयारी आपकी हो जाती है। मैं तो मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर ढंग से सुन रहे हैं मेरी बात को, तो तैयारी काफी हद तक तो यही हो जाती है। उसका रिवीजन करते रहे बस आप, है ना। तो रिवीजन थोड़ा करते रहे। मेरा कंक्लूजन ये, आप भी खुद अपना एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें अब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो प्रेशर देना शुरू कर देती हैं और टेंशन देना शुरू कर देती हैं। फिर एंड में मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है अगर आपको नहीं आती हो चीजें, और चीजें आपने करी हो, टेस्ट दिए हो अच्छे से, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है ना। इसलिए हम टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि साथ साथ करना। टेस्ट बहुत आसान है ना, करें, कोई भी दिक्कत है आप मेरे को डिस्कस कर सकते हैं ना। टेस्ट बहुत आसान से लेके चल रहे हैं, अभी एनसीईआरटी लेवल पे लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है सभी आप टेस्ट बहुत अच्छा करोगे, है ना। हाँ, एक बार आरब से डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करें, आपको जाना तो नहीं है। चलिए, हाँ यार, एक बार बताएंगे यार, मैं फटाफट आपके क्वेश्चन 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप कह रहे हो, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 8 वाले में तो खास ऐसा लॉजिकली नहीं है जो आपको परेशान करे, मगर बेटर ये मैं क्लास को एंड कर देता हूँ, क्योंकि रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, कोई देखेगा उससे क्या आ जाएगा बार बार। मैं क्लास को एंड, मतलब वो क्लास एंड तो करने से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकती है ना। हाँ जी, विशेष रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकता हूँ। कहाँ पर होगा, पॉज या स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो दो ऑप्शन पूछ रहे हैं। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ।